नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम जुड़ चुके हैं अपने हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में, और जिसमें हमने कल चर्चा की थी तुलसीदास जी के ऊपर, जो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। उनके बारे में चर्चा की थी, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा की थी और उनकी रचनाओं के बारे में हमने जाना था दोस्तों। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह राम भक्ति शाखा के जो केशव दास जी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल को दोस्तों सभी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के बिंदु को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा बिंदु है केशव दास जी। हम केशव दास जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है दोस्तों, केशव दास जी का जन्म बुंदेलखंड की ओरछा, ये जो है केशव दास जी का जन्म बुंदेलखंड के, ये की नहीं है दोस्तों, के है, तो शुरू से इसको देखेंगे। केशव दास जी का जन्म बुंदेलखंड की ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। यानी केशव दास जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क जो संप्रदाय था उसमें दीक्षित थे। केशव दास जी ओरछा के राजा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और उनके आश्रित कवि थे। जो केशव दास जी थे वह ओरछा के राजा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और उनके आश्रित कवि थे। दूसरा बिंदु है केशव दास की प्रमुख रचनाएं। तो इनकी पहली रचना है रसिक पिर्या। रसिक पिर्या जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रसिक पिर्या की रचना 1591 ईस्वी में लिखी गई और 16 अध्याय में लिखी हुई है। यह रीति ग्रंथ है, इसमें रस श्रृंगार का वर्णन है। चलिए दोस्तों, इसका एक बार और अध्ययन करते हैं। पहला बिंदु है केशव दास जी का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव दास जी ओरछा के राजा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और उनके आश्रित कवि थे। दूसरा बिंदु है केशव दास की रचनाएं। तो पहली रचना है रसिक पिर्या। रसिक पिर्या की रचना 1591 ईस्वी में 16 अध्याय में लिखी हुई है। यह रीति ग्रंथ है, इसमें रस श्रृंगार का वर्णन है। जो रसिक पिर्या है यह इसमें रस श्रृंगार का वर्णन है और यह रीति ग्रंथ है दोस्तों, और यह 16 अध्यायों में लिखी हुई है दोस्तों। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है दोस्तों हमारा नंबर दूसरी रचना है रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में हुई थी। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें 39 प्रकाश हैं। यह राम के चरित्र पर आधारित है। यानी रामचंद्रिका जो है इसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है और इसकी रचना दोस्तों 1601 ईस्वी में हुई थी और यह प्रबंध काव्य है और इसमें
39 प्रकाश हैं दोस्तों, यह आपको याद रखना है। और तीसरी रचना है कविपिर्या। तो कविपिर्या की रचना 1601 ईस्वी में हुई थी। यह एक रीति ग्रंथ है। इसमें 16 प्रकाश हैं तथा इसमें अलंकारों का वर्णन है। जो कविपिर्या रचना है केशवदास जी की, इसमें अलंकारों का वर्णन है और इसकी रचना भी 1601 ईस्वी में हुई थी। और यह दोस्तों रीति ग्रंथ है। कविपिर्या एक रीति ग्रंथ है और इसमें 16 प्रकाश हैं। नंबर 4 है रतन बावनी। तो रतन बावनी की रचना 1607 ईस्वी में हुई थी। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें 53 छंद हैं। यह डिंगल शैली का राजनीतिक ग्रंथ है दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है क्या कि रतन बावनी राजनीतिक ग्रंथ है जो डिंगल शैली में लिखा हुआ है। यह एक प्रबंध काव्य है और इसमें दोस्तों 53 छंद हैं और इसकी रचना 1607 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। 5वीं रचना है वीर सिंह देव चरित। वीर सिंह देव चरित, इसकी रचना 1607 ईस्वी में हुई थी। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें 33 प्रकाश हैं। यह वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है। यानी इसमें जो वीर सिंह देव हैं उनके चरित्र पर प्रकाश डाला गया है और यह ऐतिहासिक ग्रंथ है दोस्तों। चलिए इसका एक बार और अध्ययन करते हैं। नंबर 2 रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में हुई थी। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें 39 प्रकाश हैं। यह राम के चरित्र पर आधारित है दोस्तों। नंबर 3 है कविपिर्या। कविपिर्या की रचना 1601 ईस्वी में हुई थी। यह एक रीति ग्रंथ है। इसमें 16 प्रकाश हैं तथा इसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है कविपिर्या में। नंबर 4 है रतन बावनी। रतन बावनी की रचना 1607 ईस्वी में हुई थी। यह प्रबंध काव्य है। इसमें 53 छंद हैं। यह डिंगल शैली का राजनीतिक ग्रंथ है दोस्तों। और नंबर 5 है वीर सिंह देव चरित। इसकी रचना 1607 ईस्वी में हुई थी। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें 33 प्रकाश हैं। यह वीर सिंह देव पर आधारित ऐतिहासिक काव्य है दोस्तों। यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं और अगली रचना है नंबर 6 विज्ञान गीता। विज्ञान गीता की रचना सन 1610 ईस्वी में हुई थी और यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें 21 प्रकाश हैं। इसमें प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है दोस्तों इसमें विज्ञान गीता में। नंबर 7 है जहांगीर जस चंद्रिका। तो जहांगीर जस चंद्रिका की रचना 1612 ईस्वी में हुई थी। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें जहांगीर के दरबार का वर्णन है दोस्तों। जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर के दरबार का वर्णन है। नंबर 8 है नखशिख वर्णन। तो नखशिख वर्णन जो है यह एक रीति ग्रंथ है। इसमें राधा के उप अंगों का वर्णन है दोस्तों। नखशिख वर्णन जो है, जो रचना है नखशिख वर्णन, यह एक रीति ग्रंथ है और इसमें राधा के उप अंगों का वर्णन किया गया है दोस्तों। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह एग्ज़ाम में पूछी गई है कई बार, तो यह आपको याद रखना है। नंबर 9 है छंदमाल। तो छंदमाल एक रीति ग्रंथ है। इसमें छंदों का वर्णन है दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है। चलिए एक बार और अध्ययन करते हैं इसका। नंबर 6 है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता की रचना 1610 ईस्वी में हुई थी और यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें 21 प्रकाश हैं। इसमें प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। नंबर 7 है जहांगीर जस चंद्रिका। इसकी रचना 1612 ईस्वी में हुई थी। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें जहांगीर के दरबार का वर्णन है दोस्तों। 8 है नखशिख वर्णन। नखशिख वर्णन एक रीति ग्रंथ है। इसमें राधा के अंगों का वर्णन है। नंबर 9 है छंदमाल।
छंदमाल एक रीति ग्रंथ है, इसमें छंदों का वर्णन है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने अध्याय को संपूर्ण करता हूँ और आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपको हमारे चैनल पर पूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास का जो अध्ययन है वो करवाया जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों और हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो का संदेश आप तक पहुंच सके दोस्तों मैं आपको विस्तृत अध्ययन करवाऊंगा, इसमें हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि अपूर्ण ज्ञान विनाश का कारण होता है और जब तक हम किसी चीज़ के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखेंगे तो वह सार्थक नहीं होता दोस्तों। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जितना हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज्ञान की प्राप्ति करें दोस्तों। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप केवल वीडियो का सहारा ना लें, क्योंकि वीडियो में हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं दोस्तों। इसलिए आप किताबों से अध्ययन करें और वीडियो भी देखें, यही आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों यह ज़रूरी नहीं कि आप हमारे चैनल से ही तैयारी करें, जहां आपको अच्छा लगे वहां आप तैयारी करें, परंतु किताबों का भी अध्ययन करें दोस्तों। चलिए, हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।